to have carcinoma of the cervix, the group of the lymph nodes most likely to be involved. कहता है कि एक 45 ईयर की फीमेल है और उसकी जो सर्विक्स है, ये यूट्रस और ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स जो है यहाँ उसको कार्सिनोमा हो गया है। तो बताएं ये सर्वाइकल कार्सिनोमा कहाँ कौन से लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा? तो कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे? इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, जो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स होते हैं, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स जो आपका प्रोस्टेट है, जो सर्विक्स है और कार्पोरस कैवर्नोसा और प्रॉक्सिमल वेजाइना, इस सब को जो चीज सप्लाई करती है वो जहां इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो इंटरनल लिम्फ नोड्स में होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो प्रोस्टेट है, जो प्रोस्टेट या सर्विक्स, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ होता है, कौन से लिम्फ नोड्स में होती है? वो है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। देखें यहां से आपको क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा। जो डिस्टल वेजाइना होती है, ये है सर्विक्स। सर्विक्स का जो बॉडी है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में जा रही है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट है वो भी इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो रहे हैं। इसके बाद है आपका वेजाइना। जो वेजाइना है, वेजाइना डिस्टल वेजाइना, वेजाइना ये वेजाइना मैंने बनाई है। और उसके बाद जो उसकी लेबिया मेजोरा है, वल्वा, और उसके अलावा मेल में लेबिया मेजोरा की जगह उसका सेक्रोटम होता है। तो मेल में सेक्रोटम, मेल में सेक्रोटम, और फीमेल में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा और डिस्टल वेजाइना। ये सारी चीजें यानी कि सुपरफिशियल जो आपको नजर, जो एक जो सुपरफिशियल नजर आ रही होती हैं, सेक्रोटम एंड वेजाइना, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मेनोरा, ये सारे सप्लाई, और डिस्टल वेजाइना ये सुपरफिशियल होते हैं। तो सुपरफिशियल इग्वाइनल लिम्फ नोड्स में इनकी ड्रेनेज होती है, और ये एमसीक्यू है। और जो ग्लैंस पीनस है, जो ग्लैंस पीनस है, इसकी जो ड्रेनेज है वो डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड्स, क्योंकि ये डीप पेनिट्रेशन में सबसे डीप होता है, तो डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड्स में लिम्फ नोड्स इसको ड्रेन करते हैं। तो डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड्स इसको ड्रेन, क्योंकि ये पेनिट्रेशन में सबसे डीप, तो डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड्स ये। बाकी जो सुपरफिशियल चीजें हैं वो सुपरफिशियल इग्वाइनल लिम्फ नोड्स में, सेक्रोटम सुपरफिशियल है, वेजाइना सुपरफिशियल है, डिस्टल वेजाइना, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा सुपरफिशियल है, तो सुपरफिशियल इग्वाइनल लिम्फ नोड। डीप पेनिट्रेशन में सबसे डीप वो एक ग्लैंस पीनस है, तो ये डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। बाकी जरा ऊपर चले जाएं, जरा ऊपर जाएं तो ये आ जाती है सर्विक्स और प्रोस्टेट। सर्विक्स प्रोस्टेट जो है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में ड्रेन होते हैं। उसके ऊपर चले जाएं तो ये आ जाती है यूट्रस। यूट्रस और ब्लैडर, ये ब्लैडर भी इस तरह का होता है ना। तो यूट्रस और ब्लैडर जो है इसकी जो ड्रेनेज है वो एक्सटर्नल, इंटरनल हो गए एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स। तो ब्लैडर बॉडी एंड जो यूट्रस की बॉडी है वो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन होते हैं। और फिर रह जाते हैं, इधर होती है ओवरी। ओवरी और मेल में ओवरी की जगह क्या होते हैं? टेस्टिस। तो ओवरी एंड टेस्टिस जो है वो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जो बॉडी है, सबसे पहले टेस्टिस एंड ओवरी, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, अलग अलग कर दो इसको। फिर है एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स। एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स में है बॉडी यूट्रस की और ब्लैडर की बॉडी, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स। फिर है आप सर्विक्स और उसकी इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, और साथ प्रोस्टेट वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। और जो सुपरफिशियल चीजें हैं, सेक्रोटम, लेबिया मेजोरा, मेनोरा, ये सारे सुपरफिशियल इग्वाइनल लिम्फ नोड्स। और जो पीनस है उसका जो ग्लैंस पीनस है वो डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड्स। डॉक्टर शाहिद, आपका जो सर्विक्स है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। तो ये आपने, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएसएमएल के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने याद करना है जो सर्विक्स की जो डिस्टल है ना, जो बॉडी है, मेन बॉडी, जो सर्विक्स की मेन बॉडी है वो इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स में है। जो उसकी प्रोक्सिमल सर्विक्स है वो एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड्स में, तो जो बॉडी है वो इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स में। उसके बाद है MCQ करवाए हैं, अब उसे डीप एक्वाइनल लिम्फ नोड्स की ऑप्शन दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए डीप एक्वाइनल लिम्फ नोड्स किस को ड्रेन करते हैं, तो जो आपका ग्लैंस वीनस है उसको डीप एक्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो देखें जी नेक्स्ट an abnormally tall boy of 14 years consult his physician for the abnormal height। abnormal एक प्रॉब्लम उसकी abnormal height है, 14 ईयर का वो बॉय है और टॉल है, abnormal height बहुत लंबा है, for secretion and आपके पास आया कि डॉक्टर साहब हाइट बहुत ज्यादा है। दूसरा मसला यह है सेक्रीशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो है उनसे सेक्रीशन आती रहती है, यानी कि बॉय है और उसको मेमरी ग्लैंड से सेक्रीशंस आ रही हैं और बहुत टॉल है। तो एक्सरे स्कल शो इन लार्ज पिट्यूटरी ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पिट्यूटरी इज लाइकली टू शो, ये उसको पिट्यूटरी का एडिनोमा है, पिट्यूटरी का ट्यूमर है, और पिट्यूटरी का ट्यूमर से दो चीजें एक्सेसिव स्कीट हो रही हैं, एक ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव स्कीट हो रहा है जिसकी वजह से उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, और दूसरा प्रोलैक्टिन स्कीट हो रहा है, और प्रोलैक्टिन स्कीट होने की वजह से उसको स्क्रीशन मेमरी ग्लैंड से स्क्रीशन आ रही है। तो दो चीजें, तो ये स्मेटोट्रोफ्स हैं जो कि ये स्क्रीट कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन को, तो ये ट्यूमर था उसका। तो ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा इसका डायग्नोसिस है, ठीक है। उसने ये बताया कि जब आपने एक्सरे करवाया तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा मिल रहा है, और स्मेटोट्रोफ्स शो इओसिनोफिल, इनमें स्मेटोट्रोफ्स में आप जब इनकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो आपको इओसिनोफिल का काउंट रेज मिलता है। तो उसने ये पूछा हुआ था कौन से सारे रेज मिलेंगे, तो इंक्रीज नंबर ऑफ द इओसिनोफिल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ द इओसिनोफिल्स। तो कल मैंने बताया था बेसोफिल किस में इंक्रीज हुए होते हैं जी, बेसोफिल कल मैंने बताया था किस डिजीज में, किस डिजीज में बेसोफिल इंक्रीज हुए होते हैं, कल मैंने बताया था CML, जबरदस्त, आप तो PMC को वैसे ही जबरदस्त है जी। फिर नेक्स्ट MCQ है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में ये इंक्रीज होता है, बेसोफिल इंक्रीज होते हैं। A 30-year-old man come to doctor with the history of road accident. He complained of inability to dorsiflex the foot. Dorsiflexion में एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, अब dorsiflexion abnormal है, loss of the sensation over the dorsum of the leg and foot, और एक तो वो अपने फुट को एक्सीडेंट के बाद dorsiflex नहीं कर सकता, ठीक है, और दूसरा वो ये है कि सेंसेशन भी abnormal है ऑन एग्जामिनेशन, और ये डॉर्सम ऑफ द फुट पे सेंसेशन भी abnormal है। तो डॉक्टर फाइंड एंटीरियर लेग मसल फ्लैसिड, जो एंटीरियर लेग के मसल है वो फ्लैसिड है, और लेकिन नॉर्मल टोन इन द काफ मसल, जो पोस्टीरियर लेग है, जो काफ मसल है वो उनकी टोन बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली नर्व इंजर्ड, वो कहता है कि कौन सी नर्व इंजरी है, इसमें बस ये उसने बताया पूछा है कि एक पर्सन है एक्सीडेंट होने के बाद वो डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर सकता, वो डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर सकता, और उसका एंटीरियर डॉर्सम जो फुट है वो नम है, उसमें सेंसेशन उसकी लॉस है, लेकिन उसकी पोस्टीरियर लेग बिल्कुल ठीक है। देखें ये है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व, इसका आंसर है फुट ड्रॉप, कॉमन पेरोनियल नर्व इसका आंसर है। और कॉमन पेरोनियल नर्व जो है इसमें दो चीजें होती हैं, एक कॉमन पेरोनियल नर्व, ये एक उसमें उसके दो ब्रांचेस होती हैं, डी बताता हूं क्यों नहीं, देख तो ले डॉक्टर सनम। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, उसके दो कंपोनेंट हैं कॉमन पेरोनियल के, और एक है डीप पेरोनियल। जो सुपरफिशियल पेरोनियल होती है, जो सुपरफिशियल पेरोनियल होती है उसका क्या काम होता है, वो एक तो जो सेंसरी सप्लाई होती है एंटीरियर लेग की उसको सप्लाई करती है सेंसरी, लेकिन जो
जो बिग टो होता है और उसके ये जो वेब बनती है बिग टो और उसके फिंगर के जो फिंगर होती है, इस वेब के अलावा जो डॉर्सम ऑफ द फुट है उस सबको आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सेंसिटिव सप्लाई देती है। इसके अलावा जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो जो लेटरल लेग के लेटरल मसल है जो कि इवर्जन करते हैं, इवर्ट करते हैं आपकी इवर्जन करते हैं आपके फुट को इवर्जन करवाते हैं। तो जो सुपरफिशियल नर्व है वो दो काम करती है, एक तो वो मोटर सप्लाई देती है जो पेरोनियल लॉन्गस को और ब्रेविस को जिससे इवर्जन होती है, और दूसरा सेंसिस सप्लाई करती है डॉर्सम ऑफ द फुट एक्सेप्ट वेब स्पेस बिटवीन जो आपकी टो है, बिग टो है और उसके साथ जो फिंगर है उसमें जो स्पेस है उसको ये सप्लाई इस उसके दरमियान सप्लाई बस सेंसिस सप्लाई नहीं होती, बाकी सारी सेंसिस सप्लाई डॉर्सम ऑफ फुट की सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से होती है। जो ये वेब स्पेस होती है उसको सप्लाई उधर जो सेंसिस सप्लाई होती है वो होती है डीप पेरोनियल नर्व। तो डीप पेरोनियल नर्व एक तो इस बिग टो के साथ जो वेब बनती है फिंगर के साथ उसको सप्लाई करती है सेंसरी, लेकिन जो उसकी मोटर सप्लाई होती है वो होती है टिबियलिस इंटीरियर को। टिबियलिस इंटीरियर जो होता है वो करता है आपके फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करता है। तो इसमें दो, तो ये जो पेशेंट था इसमें दो चीजें लॉस थी, एक तो वो डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस है, डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस है, इसका मतलब है डीप पेरोनियल नर्व जो है वो काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही। और दूसरा उसने कहा है कि जो डॉर्सम ऑफ फुट है वो भी उसकी सेंसियल सप्लाई लॉस है और वो होती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से। इसका मतलब सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व भी डैमेज हुई है और डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो डीप पेरोनियल नर्व भी डैमेज हुई है। तो ये दोनों कंपोनेंट किसमें है, ये डीप कॉमन पेरोनियल नर्व में दोनों डैमेज होते हैं। तो अगर आपसे कोई पर्सन कहे तो देखें ये डीप पेरोनियल नर्व क्या करती है, डीप पेरोनियल नर्व एक तो इसको डॉर्सिफ्लेक्स करवाती है और दूसरा बिग टो के साथ जो फिंगर है उसको जो वेब स्पेस बनती है उसको उसकी सेंसिटिव सप्लाई है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस हो और वेब स्पेस में सेंसिटिव लॉस हो तो ये आपकी डीप पेरोनियल नर्व है। और दूसरा ये है कि जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो डॉर्सम ऑफ फुट की सेंसिटिव सप्लाई एक्सेप्ट वेब बिग टो और उस फिंगर के दरमियान, और साथ ही इवर्जन इवर्जन। तो अगर इसलिए अगर कॉमन पेरोनियल नर्व जाए उसका लियन हो तो आपकी सुपरफिशियल और डीप दोनों का प्रॉब्लम आएगा। तो दोनों का प्रॉब्लम आने से क्या होगा, एक तो सुपरफिशियल की इवर्जन लॉस होगी और डीप पेरोनियल नर्व की वजह से डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस हो जाएगी, और दूसरा जो ऊपर ये सेंसिटिव सप्लाई है वो भी लॉस हो जाएगी। तो इसलिए इसको आपने पेड से याद करना है, पेड पेड पीईडी पेड। जब कॉमन पेरोनियल नर्व का लियन हो पेरोनियल नर्व तो इवर्जन लॉस हो जाती है और प्लांटर और साथ डॉर्सिफ्लेक्शन, पेड है ना पीईडी पेड, तो डॉर्सिफ्लेक्शन भी लॉस हो जाती है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन डीप पेरोनियल नर्व और इवर्जन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व दोनों चीजें कॉमन पेरोनियल नर्व में लॉस हो जाती हैं। तो इवर्जन लॉस होगी और डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस होगी, लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट, डॉर्सम ऑफ फुट। तो पेड इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस हो जाती है किसमें, कॉमन पेरोनियल नर्व में। तो ये देख लें, यही उसने बात की हुई थी कि इनएबिलिटी टू डॉर्सिफ्लेक्स द फुट एंड लॉस ऑफ द सेंसेशन ओवर द डॉर्सम ऑफ द लेग एंड फुट। तो ये आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व इसका आंसर होगा। इन ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो टेबल बना हुआ है फर्स्ट स्टेप 1 में, ये बहुत ही हाई यील्ड टेबल है। इसको हमने एक्सप्लेन बड़ी डिटेल से किया हुआ है उसमें लेक्चर्स में, जो फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर्स हैं। तो इधर तो एक नर्व है लेकिन वो जो टेबल है वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक पर्सन है, a patient has sustained deep stab wound in his submandibular region, submandibular region में stab wound है। On recovery his tongue deviated to the right side when he was asked to protrude his tongue, what is the most likely nerve damage। वो कहता है कि एक पर्सन है उसको सब मैंडिबुलर रीजन में एक वूंड स्टैब वूंड हुआ है, किसी ने चाकू लगा दिया, नाइफ लगा दी है, ठीक है। अब उसकी जो टंग है, हिज टंग डेविएटेड टू राइट साइड। जब उसे कहा जाता है कि वो टंग को बाहर निकाल ले तो उसकी जो टंग है वो डेविएट कर जाती है राइट साइड की तरफ। अब बताएं कि कौन सी नर्व का लीजन है।
कौन से नर्व का रीजन है कि जब वो अपनी स्टैब वुंड के बाद जब वो अपनी टंग को प्रोट्रूड करता है तो उसकी टंग जो है वो राइट साइड की तरफ डेविएट हो जाती है। तो ये है राइट साइड की 12 नर्व। 12 नर्व को क्या कहते हैं? हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व लेकिन कौन सी साइड की? राइट साइड की। लेफ्ट साइड की नहीं लिखने। क्यों? इसलिए कि जो आप ये एक है लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व और फिर है राइट हाइपोग्लॉसल नर्व। जो आपकी टंग है उसकी जो राइट साइड की नर्व है 12 नर्व, वो जीनियोग्लॉसस को सप्लाई करती है और उसे अवे फ्रॉम यानी कि दूसरी तरफ उसे पुश करती है। जीनियोग्लॉसस जो राइट साइड का है वो ऑपोजिट साइड पे टंग को डेविएट करवाता है। जबकि जो लेफ्ट साइड की 12 नर्व है वो जीनियोग्लॉसस को सप्लाई करती है और इधर का जो मसल है वो इधर इस तरफ ऑपोजिट साइड पे उसे पुश करते हैं टंग को। तो इसमें अगर आपकी राइट साइड की जो हाइपोग्लॉसल नर्व है उसका लीन होता है तो राइट साइड जो जीनियोग्लॉसस है वो काम नहीं करेगा। तो लेफ्ट वाला तो कर रहा है, तो लेफ्ट वाला जीनियोग्लॉसस जो है वो डेविएट कर देगा टंग को उसी साइड पे जिस तरफ का लीन है। तो जो टंग है वो डेविएट हो जाती है टूवर्ड द साइड ऑफ द लीन। तो साइड ऑफ लीन की तरफ, तो जो भी जिस तरफ टंग प्रोट्रूडेड हो रही है उस तरफ का जो है उस तरफ की जो हाइपोग्लॉसल नर्व है वो उसका लीन है। क्योंकि जो टंग डेविएशन है वो उसी साइड की तरफ होती है जहां जिस नर्व का लीन होता है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, बहुत आसान है। देखें ये आपकी टंग है, ये जो राइट साइड की 12 नर्व है ये इसको पुश करती है इस साइड पे, और जो लेफ्ट साइड की 12 नर्व है वो जिस मसल को सप्लाई करती है वो उसको डेविएट वो पुश करती है। नॉर्मली ये अपोजिट साइड पे पुश कर रही है। तो जिस साइड का लीन होगा वो फिर नर्व जो है राइट साइड का लीन है तो राइट साइड की नर्व से पुश नहीं कर पाएगी अपोजिट साइड पे। तो जो लेफ्ट वाला है मसल वो उसको तो पुश कर रहा है अपोजिट साइड पे। तो जो टंग है वो उसी तरफ डेविएट हो जाएगी जिस तरफ का लीन है। तो उसके बाद है 32 MCQ. Pathologist gets a slide from examination. A lymphoid aggregation with partial covering of the stratified squamous epithelium is seen under the microscope. वो कहता है कि आपने पैथोलॉजिस्ट ने एक स्लाइड ली और उसको लिम्फाइड एग्रीगेट मिला स्लाइड में, और वो एग्रीगेट जो है वो कवर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लिम्फाइड एग्रीगेशन है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ये हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है। लिम्फाइड एग्रीगेशन और उसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की कवरिंग है। तो ये है आपका टॉन्सिल। जब आप टॉन्सिल जो है टॉन्सिल लिम्फाइड एग्रीगेट है और उसके ऊपर जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो पहला टाइम टॉन्सिल जो है जी लिम्फाइड एग्रीगेट और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो उसकी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की।